साल था 2008। इलॉन मस्क टेस्ला की फैक्ट्री के एक खाली कोने में बैठे थे। उनके हाथ में फाइनेंशियल रिपोर्ट थी और उनकी नजरें कहीं दूर दीवार पर टिकी हुई थीं। टेस्ला बर्बादी के कगार पर खड़ी थी। रोडस्टर का प्रोडक्शन इतना मुश्किल हो गया था कि इन्वेस्टर्स ने फंडिंग करना बंद कर दिया था। हालात ये थे कि मस्क के पास अपना किराया चुकाने तक के पैसे नहीं थे। उसी वक्त उनका एक करीबी दोस्त उनके पास आया और बोला, इलोन, तुम्हारे पास बस एक ही विकल्प बचा है, या तो स्पेसएक्स को बचाओ या टेस्ला को। दोनों को बचाना मुमकिन नहीं है। इलोन मस्क ने कागजों को एक तरफ रखा, सिर उठाया और बड़े सुकून से कहा, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं दोनों को बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी आखिरी कमाई ही क्यों न लगानी पड़े। और उस दिन जो कंपनी खत्म होने के कगार पर थी, उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनकर उभरी। आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। ये वो नाम है जिसने इलेक्ट्रिक कार्स को भविष्य का सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत बना दिया है। पर सवाल उठता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे? इलोन मस्क ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जिनके बल पर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? और वो कौन सी मुश्किलें थीं जिससे टेस्ला लगभग खत्म होने के कगार पर आ गई थी? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। साल था 2003। सिलिकॉन वैली इनोवेशन का गढ़ बन चुका था। हर दूसरे कोने से नई नई टेक कंपनियां उभर रही थीं, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सब कुछ ठहरा हुआ था। पेट्रोल और डीजल कार्स का राज था और इलेक्ट्रिक कार्स को सिर्फ मजाक समझा जाता था। इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज कहते थे, ईवीएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगी। ये स्लो हैं, महंगी हैं और फ्रैंकली कहें तो बहुत बोरिंग हैं। लेकिन मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग की सोच सबसे अलग थी। मार्टिन और मार्क की मुलाकात सिलिकॉन वैली में हुई थी। दोनों टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर पैशनेट थे और रिन्यूएबल एनर्जी में गहरी दिलचस्पी भी रखते थे। एक शाम दोनों दोस्त एक छोटे से कैफे में बैठे थे। तब मार्टिन ने कहा, मार्क, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इलेक्ट्रिक कार्स प्रैक्टिकल और हर किसी के लिए यूजेबल बन सके। और यहीं से शुरू हुआ टेस्ला मोटर्स का सफर। मार्टिन और मार्क ने अपनी सेविंग्स और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स के पैसे लिए और एक छोटे से गैराज में टेस्ला को शुरू किया। लेकिन शुरुआत से ही हर कदम पर मुश्किलें थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी मार्केट का परसेप्शन। लोग कहते थे, इलेक्ट्रिक कार्स प्रैक्टिकल नहीं हैं, इनकी रेंज बहुत कम है और ये बहुत महंगी हैं। दूसरी चुनौती थी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस समय बैटरी टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी। उस वक्त अफोर्डेबल और हाई परफॉर्मेंस बैटरी बनाना एक पहेली की तरह था। इसे सुलझाना नामुमकिन लगता था। लेकिन मार्टिन और मार्क को पता था कि अगर टेस्ला को कामयाब बनाना है तो उन्हें ट्रेडिशनल ऑटो इंडस्ट्री के नियम तोड़ने होंगे। उनका पहला कदम था एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार बनाना। मार्क ने एक मीटिंग में कहा था, पहले लग्जरी मार्केट में एंट्री करते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है और इसी से हम फ्यूचर की मास मार्केट कार्स के लिए फंडिंग जुटा पाएंगे। ये प्लान बेहद रिस्की था क्योंकि उस समय ईवीएस को हमेशा लोग कॉस्ट ऑप्शन के रूप में देखते थे। और इसी बीच 2004 के दौरान टेस्ला की कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ता है, क्योंकि एक ऐसा इन्वेस्टर अब टेस्ला का हिस्सा बनता है जिसे दुनिया आज सबसे डेयरिंग इंसान समझती है। नाम था एलोन मस्क। उस वक्त एलोन मस्क को कोई वैसे नहीं जानता था जैसे आज उन्हें पहचाना जाता है। मस्क ने टेस्ला में 6 करोड़ 5 लाख डॉलर्स इन्वेस्ट किए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बन गए। एलोन मस्क का विजन मार्टिन और मार्क से कहीं ज्यादा बड़ा था। जहां मार्टिन और मार्क का फोकस था ईवीएस को प्रैक्टिकल बनाना, वहीं मस्क का सपना था दुनिया को पेट्रोल डीजल से पूरी तरह मुक्त करना। लेकिन इस नए सपने के साथ टेस्ला की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। फंडिंग की कमी हमेशा टेस्ला का पीछा कर रही थी। मस्क खुद इन्वेस्टर्स से मिलने जाते थे, लेकिन ज्यादातर लोग ईवीएस में पैसा लगाने से कतराते थे। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दिक्कतें भी खत्म नहीं हुई थीं। टेस्ला को न सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी बैटरी पैक डिजाइन करना था, बल्कि उसे कमर्शियल स्केल पर मैन्युफैक्चर भी करना था। ऊपर से मस्क का एग्रेसिव स्टाइल कई बार कंपनी के अंदर टकराव की वजह बन जाता था। कंपनी को शुरू हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक टेस्ला एक भी कार लॉन्च नहीं कर पाई थी।
हालात इतने खराब थे कि फंडिंग के सहारे ये कंपनी किसी तरह सरवाइव कर रही थी। सच कहा जाए तो टेस्ला के सरवाइव करने का सिर्फ एक ही वजह था, एलोन मस्क का डिटर्मिनेशन। मस्क का मानना था कि उनके पास फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, अपनी सेविंग्स लगाने से लेकर इन्वेस्टर्स को विश्वास दिलाने तक। मस्क की जिद और उनकी लगातार मेहनत ने टेस्ला का सपना जिंदा रखा। फिर आता है साल 2006। टेस्ला की वर्कशॉप में इंजीनियर्स की टीम रोडस्टर के प्रोटोटाइप पर काम कर रही थी। सामने खड़ी थी टेस्ला की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। एलोन मस्क प्रोटोटाइप के चारों ओर घूमते हुए हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान दे रहे थे। मस्क ने एक बार फिर टीम से कहा, हमें दुनिया को दिखाना है कि इलेक्ट्रिक कार्स सिर्फ स्लो और बोरिंग नहीं। ये टेस्ला के विजन का पहला प्रैक्टिकल उदाहरण था। लेकिन इस कार को बनाना कंपनी के लिए जितना इंस्पायरिंग था उतना ही ज्यादा मुश्किल भी था। जैसा कि मैंने बताया, इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी बैटरी की। असल में उस वक्त लिथियम आयन बैटरी सिर्फ लैपटॉप और छोटे गैजेट्स में इस्तेमाल होती थी। उन्हें एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार में फिट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो न तो उतनी एनर्जी एफिशिएंट थी और न ही ओवरहीटिंग जैसी दिक्कतों को संभालने में सक्षम थी। इसके अलावा रोडस्टर का चेसिस भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। लॉर्ड्स एलिस नाम की एक ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार के चेसिस पर बेस्ड इस डिजाइन को बार बार बदलना पड़ रहा था, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट और समय दोनों बढ़ रहे थे। साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी टेस्ला के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ, क्योंकि ईवीएस के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करना और उसे टेस्ट करना बार बार फेल हो रहा था। असल में टेस्ला के पास ट्रेडिशनल ऑटो इंडस्ट्री की तरह कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस या गाइडलाइंस नहीं थी। हर कदम पर उन्हें नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे थे और हर फेलियर कंपनी को मुश्किलों में डाल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की। रोडस्टर का प्रोडक्शन कॉस्ट हर दिन बढ़ रहा था और टेस्ला का बैंक बैलेंस लगातार घटता जा रहा था। मस्क ने अपनी पर्सनल सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा टेस्ला में डाल दिया था, लेकिन ये भी काफी नहीं था। टेस्ला के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और सर्वाइवल की ये लड़ाई मस्क के लिए किसी मैराथन से कम नहीं थी। 2007 तक टेस्ला लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी। ऐसे में मस्क ने इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए। उन्होंने मार्टिन एबरहार्ड को सीईओ के पद से हटा दिया, क्योंकि मुस्क को लग रहा था कि मार्टिन के अधीन टेस्ला और ज्यादा नुकसान झेल रही है। इस फैसले ने अंदर और बाहर दोनों जगह विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन इलोन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, टेस्ला को बचाने के लिए रोडस्टर कार को जितनी जल्दी हो सके लॉन्च करना। आखिरकार भारी मेहनत और कई साल की देरी के बाद फरवरी 2008 में रोडस्टर को लॉन्च किया गया। यह कार ज़ीरो M7 स्पोर्ट्स कार का एक बेहतरीन उदाहरण थी। इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, 3.8 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड और हाई परफॉर्मेंस ने इसे इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी। लेकिन रोडस्टर के लॉन्च के बाद भी टेस्ला की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। ऊपर से रोडस्टर में शुरुआती दिक्कतें जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, खराब पेंट जॉब्स और पैनल गैप्स ने टेस्ला की साख पर सवाल खड़े कर दिए। क्रिटिक्स का कहना था कि टेस्ला बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं है। ये बातें टेस्ला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही थीं। लेकिन रोडस्टर ने एक ऐसा काम किया जिसने टेस्ला को नई ताकत दी। इसने ऑटो इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हालांकि आगे उनके सामने जो मुसीबत आने वाली थी उसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। दरअसल टेस्ला ने रोडस्टर का बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी शुरू ही किया था कि 2008 के वित्तीय संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उन मुश्किल हालातों में बढ़ती उत्पादन लागत और सीमित बिक्री ने टेस्ला की हालत पतली कर दी। हर महीने कंपनी के खाते में पैसे कम होते जा रहे थे और इलोन मस्क के लिए यह समय एक बहुत बुरे सपने जैसा साबित हो रहा था। उनकी मुश्किलें सिर्फ टेस्ला तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनकी दूसरी कंपनी स्पेसएक्स भी बर्बादी के कगार पर खड़ी थी, क्योंकि उसका तीसरा रॉकेट लॉन्च फेल हो चुका था। इलोन मस्क के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, टेस्ला को बचाए या स्पेसएक्स को, और यहीं से टेस्ला की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। इस बीच कंपनी के अंदर का माहौल भी काफी खराब हो चुका था। उन्होंने अपनी कोशिशें तेज कर दी।
और इन्हीं कोशिशों की बदौलत डेमलर ने टेस्ला में $50 मिलियन का निवेश किया। यह डील टेस्ला के लिए किसी लाइफ सपोर्ट से कम नहीं थी। मस्क ने अमेरिकी सरकार से $465 मिलियन का लोन भी हासिल किया, जो टेस्ला की आइकॉनिक कार मॉडल एस को बनाने के लिए था। लेकिन लोन की शर्तें इतनी सख्त थीं कि टेस्ला को हर दिन साबित करना पड़ता था कि वह इसे चुकाने में सक्षम है। इन शर्तों को पूरा करना बिल्कुल आसान नहीं था। इसके लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत थी और एलोन मस्क ने वैसा ही किया। उन्होंने कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, उत्पादन प्रक्रिया को आसान बनाया और कई कर्मचारियों को निकालकर टीम को छोटा किया। वह खुद उत्पादन स्थल पर कामगारों के साथ काम करते थे। उनका यह समर्पण न सिर्फ उनकी टीम का हौसला बढ़ा रहा था, बल्कि निवेशकों को भी भरोसा दिला रहा था कि टेस्ला गिरने वाली नहीं है। 2008 के तूफान से निकलने के बाद अब टेस्ला के सामने एक और बड़ा चैलेंज था, मॉडल एस को लॉन्च करना। मस्क ने जल्द ही अपनी टीम के साथ मॉडल एस पर काम शुरू कर दिया। यह एक लग्जरी सेडान थी जो टेस्ला के लिए एक बड़ा दांव साबित होने वाली थी। हालांकि उद्योग के बड़े दिग्गज इसे मजाक में ले रहे थे। उधर टेस्ला की बैटरी की समस्या का भी कोई हल नहीं मिल पा रहा था। उस वक्त की ईवी में सबसे बड़ी दिक्कत थी रेंज एनजी। लोग सोचते थे कि अगर बैटरी बीच रास्ते में खत्म हो गई तो फिर वे क्या करेंगे। मस्क और उनकी टीम ने इस समस्या का हल निकालने के लिए मॉडल एस में हाई कैपेसिटी बैटरी पैक डिजाइन किए। ये बैटरी एक बार चार्ज होने पर 426 किलोमीटर तक चल सकती थी, जो उस वक्त के ईवी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी बड़ा कदम था। बाद टेस्ला ने मॉडल एस को बनाने के लिए फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया में न्यूमी नाम की एक पुरानी फैक्ट्री खरीद ली। लेकिन इस फैक्ट्री को ऑपरेशनल बनाना अपने आप में एक बड़ा सिरदर्द साबित हुआ। हर दूसरे दिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही थी। 2018 में इलॉन मस्क के एक ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, मैं टेस्ला को निजी बनाने की सोच रहा हूँ, $420 प्रति शेयर, फंडिंग सिक्योर्ड। $420 प्रति शेयर का मतलब था कि वे हर शेयर होल्डर को $420 प्रति शेयर का ऑफर देंगे, और फंडिंग सिक्योर्ड का मतलब था कि उनके पास यह सब करने के लिए पैसे का इंतजाम हो चुका है। इस ट्वीट ने वॉल स्ट्रीट में खलबली मचा दी और टेस्ला के शेयर अचानक आसमान छूने लगे। लेकिन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने मस्क पर फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट का आरोप लगाया। मामला इतना बढ़ गया कि मस्क को $20 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा और टेस्ला के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना पड़ा। मॉडल 3 की धमाकेदार सफलता के बाद मस्क का अगला स्टेप था ग्लोबल एक्सपेंशन। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कदम रखना टेस्ला के लिए एक नई कार डिजाइन करने जितना मुश्किल साबित हुआ। सबसे रिस्की कदम था चाइना में एंट्री लेना, क्योंकि चाइना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट नहीं थी, बल्कि ईवी एडॉप्शन में बाकी देशों से काफी आगे थी। मस्क का यह दांव रिस्की जरूर था, लेकिन चाइना में टेस्ला को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। शंघाई गीगा फैक्ट्री टेस्ला के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उनका अगला डेस्टिनेशन था यूरोप, और इसी के साथ टेस्ला के पास आज कई जी गीगा फैक्ट्रीज हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता एक साल में 19 लाख कारें हैं। आज टेस्ला सिर्फ ईवी में नंबर 1 नहीं है, बल्कि टेक इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का भी ग्लोबल लीडर बन चुका है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बनकर टेस्ला ने साबित कर दिया है कि मस्क का हर बड़ा कदम, चाहे वह कितना भी रिस्की क्यों न हो, एक नया इतिहास लिखता है।